हेलो एवरीवन। आज हम लोग पावर्टी से रिलेटेड कुछ डेटा देखने जा रहे हैं, जो कि पावर्टी के रीजंस, फैक्टर्स क्या होते हैं, पावर्टी की विशेष साइकिल कैसी होती है, और पावर्टी मेजर करने के कुछ विदेशी मेथड्स ना, फॉरेन मेथड्स। ठीक, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर्टी क्या क्या होते हैं, और ये हमारा यूपीएससी प्री और मेंस दोनों में काम आ सकता है, स्टेट पीसीएस में भी ये काम आता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम्स होंगी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आउटलाइन देखते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर्टी, तो क्या क्या होता है फैक्टर्स? लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और प्लानिंग, फैमिली प्लान, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जब हमारे यहाँ सारे लोग फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं होते हैं तो पावर्टी का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे यहाँ क्या स्कीम आई? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को, सभी हाउस होल्ड्स को बैंक अकाउंट से जोड़ा गया, ताकि कुछ भी अगर कोई उनको स्कीम का फायदा लेना हो, या कोई उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना हो, तो वो अकाउंट के थ्रू उन तक पहुंच सकता है और वो सेफ भी रहेगा। ठीक है, तो एक ही रीजन हो गया। दूसरा, पुअर फिस्कल कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू टैक्स इवेजन। तो पावर्टी रिमूव करने का किसको, हमारे यहाँ जो हमारा देश है वहाँ पे पावर्टी रिमूव करने के लिए हमारी सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाती है, बहुत सारा उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे वो हेल्थ हो गई। इन सब चीज़ों में पावर्टी रिमूवल स्कीम्स होती हैं। उन सब के लिए उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पर उसको पैसा अगर नहीं मिल पाता है, क्यों? टैक्स इवेजन की वजह से। अगर लोग अगर टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो उसकी वजह से जो स्टेट एक्सचेकर है उसके पास पैसे नहीं होते हैं और स्कीम्स नहीं ला पाती है सरकार। तो एक ये भी रीजन है पावर्टी होने का। फिर लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग और लार्ज फैमिली। तो हमारे यहाँ जो हम पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो उनको फैमिली प्लानिंग का मतलब नहीं पता होता है। उनके अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको पालना, उनको न्यूट्रिशियस खाना दे पाना, उनको एजुकेशन दे पाना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो एक लायबिलिटी बन जाते हैं। अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे नहीं और अच्छे से उनकी हेल्थ नहीं हो पाएगी, उनको खाना-पीना अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तो वो ह्यूमन कैपिटल ना नहीं बन पाएँगे, जिसकी वजह से वो एक ये भी रीज़न होता है पॉवर्टी बढ़ने का। ठीक? उसके बाद लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हमारे यहाँ जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है, वो बहुत कम है एज़ कंपेयर टू मेन। इसका भी हम लोग डेटा देखते हैं, ठीक है? फिर लार्ज फैमिली ये हो ही चुका है यहाँ पे। सोशल बैरियर्स बहुत सारे हैं। विमेन को आगे नहीं, वो जैसे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ थोड़ा भेदभाव होता है, एससी-एसटी कम्युनिटी का के साथ भेदभाव होता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर अनप्रॉफिटेबल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, हमें पता है कि हमारे यहाँ आज भी 60 टू 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और हमारा एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक? और उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की उतनी ज़्यादा वो नहीं रहती, लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यील्ड उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। मेन रीज़न मानसून होता है कि मानसून नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सारे जो परिवार हैं जो शायद थोड़ा ऊपर आए थे पॉवर्टी लेवल से, वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ पॉवर्टी के लिए। उसके बाद इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादातर लोग, अराउंड 80% जो हमारे वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, जहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी का मतलब नहीं होता, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। वो जब चाहे हायर एंड फायर वाली पॉलिसी अपनाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक रेगुलर इनकम नहीं आने की वजह से वो पॉवर्टी का शिकार बन जाते हैं। मिस गवर्नेंस, करप्शन, टेररिज्म, सेसेशनिज्म। मिस गवर्नेंस होने से, करप्शन होने से, करप्शन से क्या होता है? अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई है, ठीक? जैसे सपोज़ कर लीजिए आवास विकास योजना की स्कीम आई हुई है, प्रधानमंत्री विकास आवास योजना, उसमें जितना पैसा स्कीम के लिए लाया गया उसमें लीकेज हो गया, करप्शन हो गया, तो लोगों तक वहाँ पे पहुँचा ही नहीं जिनको बेनिफिशियरीज़ को देना था। टेररिज्म से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उस एरिया का, हम लोग देख ही चुके हैं। सेसेशनिज़्म, अगर कोई एरिया इंडिया का उससे अलग होने की बात करता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वहाँ पे एजुकेशन इफ़ेक्ट होती है, और जो है लोगों की हेल्थ और सारी चीज़ें
इफेक्ट होती हैं। इसकी वजह से ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो बताते हैं कि ये फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ जो पावर्टी अभी भी प्रेवलेंट है। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं विशियस साइकिल की। जो पावर्टी का विशियस साइकिल का क्या मतलब होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक अगर कोई पावर्टी के चक्र में घुस गया तो फिर वो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? अब दो तरह से विशियस साइकिल होती है, एक सप्लाई साइड विशियस साइकिल और एक डिमांड साइड विशियस साइकिल। कैसे होती है समझते हैं। सप्लाई साइड में विशियस साइकिल कैसे होती है, अगर आप पावर्टी है, आप पुअर हैं, कोई इंसान अगर पुअर है तो उसकी इनकम भी लो होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ना ही एजुकेशन उतनी अच्छी लेवल की होगी कि उसको हायर इनकम जॉब्स मिल सके, या उसकी उतनी अच्छी हेल्थ नहीं होगी कि उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके। ठीक है, तो लो इनकम है, लो इनकम होगी तो लो सेविंग्स भी होंगी। कितने लोग जो है हैंड टू माउथ जीते हैं, उनके पास दो वक्त का, एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर कोई इस तरह कोई जिसके पास इतनी लेवल की खाली इनकम है तो वो सेविंग्स कहाँ कर पाएगा, तो वो जितना कमाया उतना यूज हो जाएगा। तो लो इनकम हुई तो लो सेविंग्स हुई, फिर लो इन्वेस्टमेंट भी हुआ। अगर आपके पास सेविंग ही नहीं है तो आप उसको इन्वेस्ट कहाँ कर पाएंगे। जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो थोड़े अच्छी फैमिली के होते हैं, तो उनके पास अगर वो जैसे सपोज 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ठीक, उसमें उनका महीने का खर्चा 50-60 हजार में हो गया। कुछ उन्होंने अगर सपोज 1 लाख बचा भी लिया या 50 हजार बचा लिया, धीरे धीरे करके उनके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो आगे जाके कोई लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनका एक सिक्योरिटी बन जाती है। तो अगर कोई पावर्टी में है, इनकम लो होगी तो सेविंग्स लो होंगी तो इन्वेस्टमेंट लो होगा, इन्वेस्टमेंट ही लो होगा तो वो अपना बिजनेस नहीं शुरू कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो फिर वापस उसी विशियस साइकिल में घूमते रहेंगे, वो फिर पावर्टी का शिकार हो जाएंगे। फिर दूसरे साइड में डिमांड साइड में क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी विशियस साइकिल बनती है। अगर आप एक इंसान पुअर है, उसकी इनकम लो होगी तो वो डिमांड भी नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज अगर कोई आप चाहो, जैसे कोई एक पुअर फैमिली है और उसके पास इतनी इनकम नहीं है पर उसको एक फ्रिज की जरूरत है, तो वो कहाँ से खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, डिमांड नहीं होगी। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज, तो अगर किसी चीज की डिमांड नहीं है मार्केट में तो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी कंपनीज करने के लिए डिस्करेज हो जाती हैं, इन्वेस्ट नहीं करेंगी फिर कंपनीज। और फिर उसकी वजह से अगर किसी कंपनी में डिमांड कम है तो वहां पे काम कम है, तो वहां पे लोग भी नहीं रहेंगे काम करने वाले, तो वो फायर करते रहते हैं। लेबर की मतलब नहीं है, लेबर रहेंगे ही नहीं फिर उस जॉब में, और फिर वापस पावर्टी। तो ये होता है डिमांड साइड पावर्टी का विशियस साइकिल, और ये हो गया सप्लाई साइड का विशियस साइकिल। उसके बाद अब पावर्टी तो पता चल गई हम लोग को कि पावर्टी क्या होती है। पावर्टी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक, तो उसके दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक जो फॉरेन मेथड्स होते हैं कि जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस इसको मेजर करती हैं, और एक इंडियन मेथड्स होते हैं। तो हम लोग इंडियन मेथड दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस इसको वो कर रही हैं, मेजर कर रही हैं, उसको देखते हैं। तो पहला है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, जिसको IBRD भी बोलते हैं, उसने क्या सेट कर रखा है कि ये है $2.15। इतना पैसा जो कमा रहा हो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर, पॉवर्टी लाइन के ऊपर माना जाएगा, वो पुअर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, $2.15 PPP एक्सचेंज रेट के हिसाब से। अभी इससे पहले 2022 से पहले ये $1.90 था। ठीक, उसके बाद 2022 में इसको बढ़ा के $2.15 कितना, $2.15 जो कमा रहा है वो पुअर की श्रेणी में नहीं आता। ठीक, 2011 में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2011 में कितने परसेंट लोग इंडिया में पुअर थे? 21.2%। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया में 21.2% लोग गरीब थे 2011 के हिसाब से। और वर्ल्ड बैंक का टारगेट क्या है? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट में क्या कहा है कि हमें एक्सट्रीम पावर्टी को एलिमिनेट करना है। कब तक? 2030 तक। ये डेटा है वर्ल्ड बैंक का कि हमें 2030 तक एक्सट्रीम पावर्टी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसके बाद UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स वो निकालता है। इसके हिसाब से 16% इंडियंस पुअर है। ठीक, और ये 2022 की रिपोर्ट है। तो मल्टी पावर्टी
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी का, उसके हिसाब से क्या है, 16% इंडियंस पुअर हैं। और एमपीआई सिर्फ पॉवर्टी को नहीं देखता, उसके बियॉन्ड जाके देखता है कि आपकी स्कूलिंग कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, इन सब को ओवरऑल देख के वो हमारे यहाँ पॉवर्टी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, ठीक। और ये रिपोर्ट निकालता कौन है, यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको ओपीएचआई भी कहते हैं, ठीक। तो ये जो रिपोर्ट आती है आपकी एमपीआई, वो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव निकालता है। इंडिया में भी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। वो कौन निकालता है, वो नीति आयोग निकालता है, और वर्ल्ड में यूएनडीपी, ठीक। और यूएनडीपी जो एमपीआई निकालता है, उसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। यूपीएससी के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि हेल्थ में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूट्रिशन। अगर हम लोग हेल्थ में देखें तो हेल्थ में क्या देखा जाता है, तो एक होता है न्यूट्रिशन और एक होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक। एजुकेशन में क्या देखा जाता है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ठीक। और लिविंग स्टैंडर्ड्स में टोटल 6 चीजें देखी जाती हैं। क्या क्या, लिविंग स्टैंडर्ड्स में आपका कुकिंग फ्यूल कैसा है, क्या आप अभी सिलेंडर यूज करते हैं या आप अभी भी फॉरेस्ट से लकड़ियां लाके खाना बना रहे हैं। सैनिटेशन, आपके घर में टॉयलेट है या नहीं, जिसके लिए इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल आपके पास है कि नहीं, ये क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है यूपीएससी में, और यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है जैसे कि सीडीएस वगैरह, उन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये पैरामीटर होता है यूएनडीपी के एमपीआई जब ये कैलकुलेट होता है, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ है कि नहीं, और है तो उसमें कितनी देर के लिए कटौती होती है, पूरे दिन में होती भी है कि नहीं। और हाउसिंग, आपका खुद का घर है या आप रेंट पे हैं, ठीक, या आपके पास घर नहीं है, रेंट वाला भी नहीं है। और हाउस होल्ड असेट्स, कि आपके पास अगर आपकी कोई ज़मीन है, आपके पास कोई लाइव स्टॉक है क्या, जैसे कि कोई गाय पाल रखी हो, कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें टोटल 6 आती हैं आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स में, ठीक। तो हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, और लिविंग स्टैंडर्ड्स में ये 6 चीज़ें आपकी काउंट होती हैं, ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा कि यूएनडीपी कभी भी पावर्टी लाइन डिफाइन नहीं करता है, ठीक, ठीक। जैसे इसने बताया था कि वर्ल्ड बैंक में कि $2.15 आपका मिनिमम इतना होना चाहिए तो आप अमीन मतलब गरीब नहीं कहलाएंगे। पर एमपीआई आपका पॉवर्टी लाइन नहीं डिफाइन करता है, वो ऑल ओवर इन फैक्टर्स पे आपका बताता है कि आपके यहाँ पॉवर्टी कितनी है। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी से भी हम लोग पॉवर्टी मेजर करते हैं। गिनी कोफिशिएंट कहा जाता है जो इनइक्वालिटी मेजर करता है, उसमें क्या होता है, 0 to 100 मार्किंग होती है। 0 का मतलब होता है कि आपके यहाँ परफेक्ट इक्वालिटी है, और 100 का मतलब होता है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक। उसी गिनी कोफिशिएंट से ही रिलेटेड होता है आपका लॉरेंस कर्व। आप लोग बताइएगा कि इंडिया का गिनी कोफिशिएंट क्या है, ठीक। तो लॉरेंस कर्व गिनी कोफिशिएंट से रिलेटेड है, जो बताता है कि पॉपुलेशन और नेशनल इनकम में क्या फर्क होता है। ये ग्राफ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये किसी भी डायग्राम में जो हमारा पावर्टी या इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा मेंस में, वहां पे आप ये ड्रॉ कर सकते हैं कि परफेक्ट इक्वालिटी ये होता है, ये ग्राफ होता है, लेकिन हम लोग क्या होता नहीं है, एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, ठीक। और ये हो गया इनइक्वालिटी गैप। इस गैप को कम करना ही हमारे सरकार की पॉलिसीज इसीलिए बनती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये पॉपुलेशन है पुअर टू रिच इस डायरेक्शन में, और ये है नेशनल इनकम आपकी, और ये परफेक्ट इक्वालिटी का ग्राफ, और ये लॉरेंस कर्व है, ठीक। ये जो सारे ये तरीके हैं हमारे यहाँ
पावर्टी को मेजर करने के लिए। पावर्टी को मेजर करने का इनइक्वालिटी भी एक तरीका है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि 0 में परफेक्ट इक्वालिटी थी कि 100 में परफेक्ट इनइक्वालिटी थी। इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी और 100 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। ठीक, तो ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट का क्या कहना है, ये सारे आप एग्जांपल्स डाल सकते हैं पावर्टी के चैप्टर में, मतलब जो अगर कभी सोसाइटी का जो चैप्टर आता है यूपीएससी मेंस के लिए या कोई भी स्टेट बीसीएस एग्जाम्स आप दे रहे हो जहाँ पे डेटा डालना हो पावर्टी से रिलेटेड, तो उसमें ये सारे लेटेस्ट डेटा है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट का क्या मतलब है, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है कि हमारे यहाँ 10% इंडियंस हैं जो 10% इंडियंस हैं जो मोर देन 70% वेल्थ ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक, फिर इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है, ये जो है एक तो यूएन एनवायरनमेंट इसको निकालता है, 2 साल में एक बार निकाली जाती है। इसका मतलब होता है इट मेजर सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। तो ये कभी कभी प्री में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये यूएन एनवायरनमेंट निकालता है। उसके बाद ग्लोबल ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसका कहना है कि अगर किसी चिल्ड्रन, अगर कोई चिल्ड्रन, जो कोई अगर कोई चाइल्ड है या चिल्ड्रन है, अगर वो अपनी लाइफ अपने पेरेंट्स से बेहतर तरीके से जीते हैं तो उसको कहा जाता है कि वो है पॉजिटिव सोशल मोबिलिटी। ठीक, सपोज हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके टाइम, जो उनका टाइम चल रहा था, जो उनके बचपन था, वो बहुत गरीबी में बीता, लेकिन क्या जरूरी है कि हम लोग भी उसी कंडीशन में आज रह रहे हैं? नहीं, हम लोग उनसे बेटर लाइफ जी रहे हैं। तो इसका मतलब ये सोशल मोबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन कभी कभी होता है रिवर्स भी हो जाता है कि पेरेंट्स अच्छे कंडीशन में थे पर बच्चे नहीं उतनी अच्छी कंडीशन में, पेरेंट्स के कंपैरिजन में उनकी जो स्थिति है वो खराब है, तब वो हो जाएगी नेगेटिव मोबिलिटी। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है और इसका ये मेजर करता है। ठीक है, 2020 में पहली बार निकाला गया था ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, उसमें नंबर 1 पे था डेनमार्क। ठीक, और नंबर 76 पे था हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया, और लास्ट में 82 नंबर पे कौन था, आइवरी कोस्ट, जो हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वेस्टर्न अफ्रीकन पार्ट में। ठीक, तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 में पहली बार आई थी। उस समय पहली बार फर्स्ट नंबर पे था डेनमार्क, सेकंड 76 पे था इंडिया और 22 में आइवरी कोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे यहाँ। ठीक, उसके बाद वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकालता कौन है, एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है। ठीक, इसको हम लिख दे रहे हैं कहीं पे, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ठीक, इसका मानना क्या है कि वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट जो हैं वो 10% रिचेस्ट हैं, टॉप के जो 10% रिचेस्ट हैं, वो कितनी वेल्थ उनके पास है, 60 to 80% वेल्थ उनके पास है। जो बॉटम के 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ लेस देन 5% वेल्थ है। ठीक, तो ये किसका मानना है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का। ठीक, और जो विमेन हैं, जो आज विमेन टुडे गेट जस्ट 1/3 ऑफ ऑल लेबर इनकम, तो जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लेबर है उसमें से जो लेबर इनकम है, जैसे जो लेबर को इनकम मिल रही है, जो काम कर रहे हैं, उसका 1/3 ही पूरे वर्ल्ड में, उसका 1/3 ही विमेन के पास आता है। तो ये भी एक इनइक्वालिटी दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा गैप है, विमेन और मेन के पे गैप बहुत ज्यादा है। ठीक, इंडिया को वेरी अनइक्वल उन्होंने डिफाइन किया और कहा कि इंडिया में जो बॉटम के 50% है उनकी इनकम कितनी है पर एनम, पीए मतलब पर एनम, लेस देन 55,000, दे आर अर्निंग लेस देन 55,000 अ ईयर। ठीक, और टॉप के जो 10% है वो कितना कमा रहे हैं एक साल में, 11 अप्रोक्सीमेटली 11 लाख अ ईयर। ठीक, तो ये है हमारी कंडीशन, जो सच में बहुत उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन सरकार काम कर रही है। अभी हम लोग इसके आगे वाली वीडियो में
इसकी वो भी देखेंगे, स्कीम्स देखेंगे कि सर अभी नहीं, स्कीम्स देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है, ठीक। और लास्ट है ऑक्सफैम इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक। तो लास्ट क्या है, डावोस समिट हुई थी 2020 में जनवरी में, तो वहां पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ऑक्सफैम इनइक्वालिटी इंडेक्स ने क्या बोला कि जो 1% इंडियंस हैं वो कितनी वेल्थ अपने पास है 4x, 1% इंडियंस होल्ड 4x मोर वेल्थ देन 70% ऑफ पुअर, ठीक। तो 70% पुअर के पास जितनी वेल्थ है उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, उतनी 1% इंडियंस के पास है। ये रिपोर्ट किसकी है, ऑक्सफैम इनइक्वालिटी इंडेक्स की, ठीक। और इट वुड टेक फीमेल डोमेस्टिक वर्कर इज इक्वल टू कितना, 22,277 साल लगेंगे एक फीमेल डोमेस्टिक वर्कर को कितना कमाने के लिए, जितना कि एक टॉप का सीईओ, जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी का एक सीईओ है, वो एक साल में कमाता है, ठीक। तो एक टॉप सीईओ एक टेक्नोलॉजी कंपनी का जो इनकम उनकी एक साल में होती है, उतना कमाने के लिए एक विमेन डोमेस्टिक फीमेल डोमेस्टिक वर्कर को कमाने के लिए उतना पैसा उनको कितना टाइम लगेगा, 22,277 साल। तो ये दिखा रहा है कि हमारे यहाँ वेज गैप बहुत ज्यादा है फीमेल और मेल में। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये लोग गरीब हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक जेंडर इनइक्वालिटी की इशू आ जाता है कि अगर हम लोग देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में भी सेम रोल के लिए फीमेल एक्टर को मेल एक्टर के कंपैरिजन में कम पैसे दिए जाते हैं। तो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट पॉवर्टी, इट इज ऑल्सो अबाउट जेंडर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन मेजरमेंट देखेंगे कि हम लोग इंडिया में किस तरह मेजर करते हैं। ओके, थैंक यू।